आपने एसएन रिएक्शंस के दोनों मैकेनिज्म पढ़े थे और सारे तफसीलात डिस्कस की। अब वो सब कुछ हम दोबारा पढ़ें। हमारा दिमाग खराब होता है, कभी इंसान को हो भी जाता है, ठीक है। दोबारा इसलिए पढ़ेंगे कि बस उसका नाम चेंज कर दें। तो अब उसका नाम हो जाएगा एलिमिनेशन। तो ये है असल कहानी के अल्काइल हैलाइड्स के दो तरह के रिएक्शन हैं। एक कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक विच इज एसएन, एक कहलाता है एलिमिनेशन। दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के मैकेनिज्म के दो नाम थे, 2 स्टेप वाले को SN1 कहा और 1 स्टेप वाले को SN2। इसी तरह एलिमिनेशन के भी दो मैकेनिज्म हैं, 2 स्टेप वाले को E1 कहते हैं और 1 स्टेप वाले को E2। सेम लॉजिक, सेम थीम, सेम डिटेल, नाम एलिमिनेशन, इक्वेशन एलिमिनेशन किया जाएगा। इस तरह एक ही चीज को दो दफा पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन वही वाला उसूल जो मैंने इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बेंजीन में रखा था कि देयर वर 5 एग्जांपल, तो मैंने कहा है ये एक ही मैकेनिज्म जिसे हम 5 एग्जांपल्स पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात उस वक्त कहने के काबिल होंगे आप जब आप ये पांचों पढ़ेंगे एक दफा। पांचों को अलग अलग पढ़ाया ताकि अब आप इस पोजीशन में हैं, जब याद करने बैठेंगे तो आपके सामने वो 5 मैकेनिज्म लिखे हैं। अब आप तय करेंगे कि हाँ है ये एक ही, एक को पक्का याद करके फिर हल्की फुल्की 2-4 बातें देख लेंगे तो हमें बाकी पांचों का पक्का याद। सेम यहाँ पर भी यही होगा और अहमियत इसकी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। 30 सालों में ये तो हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बेंजीन का मैकेनिज्म कभी कभार नहीं भी आया, लेकिन ये मैकेनिज्म कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं। तो एलिमिनेशन के नाम से पूछ लें या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से पूछें, पूछते जरूर हैं। और अब इन हालात में जब ऐसी चीजें काम हो गई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह हम जो कुछ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कह चुके, ऑलमोस्ट वही सारा कुछ अब दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा, एसएन रिएक्शन में खास बात ये थी कि उसमें पहले हमने रिएक्शन भी बताया इस खुशखबरी के साथ कि भाई इसकी डिटेल अब नहीं है, सिलेबस में कट गई, वरना लेकिन फिर भी बताना तो पड़ा कि उसकी 6 एग्जाम्पल्स हैं। एलिमिनेशन को हमें नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ये हम पढ़ कर आए, लेकिन फिर हम दोबारा याद दिलाने के लिए बताएंगे कब पढ़ कर आए थे। अल्कीन की प्रिपरेशन में हमने सबसे पहला तरीका पढ़ा था, अगर हमारे जहन में हो, वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा तरीका पढ़ा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये दोनों तरीके एलिमिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल थे और इसी में हमने एक स्पेशल रूल पढ़ा था, सेट रूल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स तो ऑब्वियसली अल्कोहल की प्रॉपर्टी हुई ना, तो हमारा कंसर्न कौन सा रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल। तो उस रिएक्शन को बेस बनाकर हम एलिमिनेशन का मैकेनिज्म अब यहाँ स्टडी करें। तो जरूरी है कि पुरानी बात है तो पहले रिएक्शन का हवाला देते हैं और मैकेनिज्म तो अब मेंटली आप प्रिपेयर हो ही गए कि हम वही सारी बातें दोबारा सुनने को मिलेंगी जो हमने SN1 में लिखी हैं और SN2 में लिखी है। तो आइए देखें। सबसे पहली बात, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन बनी, reactions during which an atom or group of atoms are removed from two adjacent carbon atoms, which results in the
formation of multiple bond between them are called elimination reactions. So reactions during which an atom or group of atoms are removed from two adjacent carbon atoms, which results in formation of multiple bond between them are called elimination reactions. ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंसेक्यूटिव कार्बन, एडजेसेंट का मतलब दो कंसेक्यूटिव कार्बन से हम कोई एटम या एटम्स का ग्रुप रिमूव करेंगे और नतीजे के तौर पर उन दोनों के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, सो दैट्स कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड. तो ऐसे रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है. हमने ऐसे कई रिएक्शंस पढ़ लिए हैं ऑलरेडी. खास तौर पर जब अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो 4 में से 3 तरीके एलिमिनेशन के थे, जो के नाम मैंने अभी लिए. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इवन डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ डिसल्फाइड हैलाइड. ये सब एलिमिनेशन थे. सब में एक ही ट्रिक थी कि दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स के साथ जो कुछ भी लगा है वो रिमूव करो, बीच में डबल बॉन्ड आ जाए. इस टाइप के रिएक्शन को एलिमिनेशन कहते हैं. और अभी हम जिस एग्जांपल से इसे समझाना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं वो अल्काइल हैलाइड की है. तो द मोस्ट कॉमन और द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. That's why it is the interest of this chapter. इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आ गया. और अब अगर आपको याद आए या पेज पलट कर देख लें आप, तो अल्कीन की प्रिपरेशन में ये बात लिखी होगी कि आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड लेना है जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो. वैसे भी अल्कीन बनाना है तो 2 कार्बन तो चाहिए. एक कार्बन वो होगा जिसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा और एक कार्बन वो होगा जिसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा. हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसीलिए नाम बनेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. कौन रिमूव करेगा? तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आप लेकर आएंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द कॉमन एग्जांपल जो हम कोट कर रहे थे, लेकिन हमने बार बार कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वली एप्लीकेबल. तो पोटेशियम विल टेक अप द हाइड्रोजन एंड OH विल टेक अप द H. इस तरह जब ये दोनों चीजें रिमूव हो गई तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया एंड वी विल गेट अल्कीन. खास बात ये थी कि जो भी बेस हम लेंगे सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट शुड बी डिसॉल्व इन अल्कोहल. इसलिए ये अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये कहलाया अल्कोहलिक पोटाश. अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो अल्कोहलिक सोडा. तो पता ना, यही तो असल कहानी है. अब पहले एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहली बात, इस रिएक्शन पर बुनियादी तौर पर बेशुमार एतराज हो सकते हैं. हम दूसरी दफा पढ़ रहे हैं तो पहला एतराज आ गया कि अल्कोहल. जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दफा पढ़ेंगे कभी तो शायद और एतराज नहीं आए, क्योंकि स्लो है ना. आपका साबुन भी स्लो है शायद, ऐसे होता. क्योंकि एक बड़ा बेहतरीन और वैलिड एतराज जो मुझे पता है कभी कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए जब तक जरूरत नहीं होती मैं खुद भी डिस्कस नहीं करता. वरना ये एतराज तो अल्कोहल से जब हमने किया डिहाइड्रेशन उसी वक्त आ जाना चाहिए. हमारी ऑर्गेनिक इस बेस पर काम कर रही थी कि पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. उसका एक हिस्सा जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है. So an organic molecule consists of 2 parts, an active part which is functional group and an inactive part which is usually the hydrocarbon chain. ठीक हो रहा है? ये पहली दफा इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो हेलोजन है. सो अगर हेलोजन निकलता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है.
लेकिन ये बराबर में मौजूद हाइड्रोजन किस खुशी में जा रहा है? ये तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कहां से बीच में कूद पड़ा? सो ए नॉन फंक्शनल पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन में हमेशा ही होता है कि पड़ोसी कार्बन भी इन्वॉल्व होता है। जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की थी तो भी यही हुआ था। OH तो गया सो गया, उसके बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन भी साथ जाएगा। तो वो क्यों होगा, मतलब रीजन क्या है इसका? तो रीजन भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो कार्बन अल्फा कहलाता है और उसके बराबर वाला कार्बन बीटा कहलाता है। इसका मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं, इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ए बीटा कार्बन इज आल्सो इन्वॉल्व। नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि ओनली द अल्फा विल बी इन्वॉल्व क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप वाला है। इस दफा बीटा भी इन्वॉल्व हुआ है और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकला है। लेकिन इसकी वजह होगी, कोई ये तो नहीं है कि हमने पाबंदी लगा दी कि बराबर वाले हाइड्रोजन खबरदार रिएक्शन में हिस्सा लिया नहीं छोड़ेंगे। लिया है तो उसकी वजह होगी ना, वो वजह भी बताते हैं। लेकिन अभी तो बात ये नोट करनी है कि हिस्सा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन रिएक्शंस का पूरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले तो ये बताना। तो इम्तिहान में अगर लफ्ज एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाए तो भी यही डेफिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाए तो ये ना समझे कोई कितनी नई चीज हो गई, ये इसी के लिए है। क्योंकि जब भी एलिमिनेशन होगी देयर मस्ट बी अ बीटा कार्बन इन्वॉल्व। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये मैंने डेफिनेशन में बीटा डाल दिया, देखिए ऐसे प्यार से, जगह छोड़ी हुई थी मैंने खास तौर पे वहां। अब आइए वजह पर, आइए भाई वजह भी सुनते हैं। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगता है दोनों का बॉन्ड पोलर है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज। तो हो गई बात। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा है। अगर मैं ये कहूं कि इस सेकंड कार्बन पर कौन सा चार्ज है तो आप क्या कहेंगे? इसके तीन जवाब, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। ठीक है, अब दो जवाब मेरे कानों में पहुंच चुके हैं, एक तो नेगेटिव और एक न्यूट्रल। आपके ख्याल में कौन सा जवाब सबसे बोंगा होगा अगर हम कहेंगे ये पॉजिटिव है ना भाई? तो याद रखिए, जब कोई चीज समझ में ना आए, पता ही ना हो क्या हो, तुक्के मार रहा हूं, तो एक उसूल याद रखें। एक सवाल पड़ा, समझ ही नहीं आ रहा है क्या, तो जो आपको जवाब सबसे बोंगा लग रहा है ना वही सही जवाब हो, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है भाई। तो आप जवाब सुनिए, कैपेसिटर थोड़ी पड़ रहा है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव। ये कार्बन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन जो इसके साथ लगे ये पॉजिटिव, ये वाले भी पॉजिटिव, अगर इसके साथ एक और कार्बन लगा है वो भी पॉजिटिव, सारी दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी भाई। इससे बोंगा जवाब हो सकता है कोई? यही जवाब है। ये कैसा जवाब है, आप गौर से सुनिएगा। ये है इंतहाई अहम बात। देखिए, जब कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाए, सिर्फ कार्बन कार्बन दोनों एक जैसे आइटम है, कोई पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों में कोई पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो रहा है, बीच में आएगा। अलबत्ता जैसे ही ये कार्बन हेलोजन से मिला और हेलोजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन छीने और इसे पॉजिटिव बना दिया, अब ये नॉर्मल कार्बन नहीं रहा, ये कार्बन का पार्शियली पॉजिटिव एटम बन गया है। तो अपने प्लस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा जो इसके आसपास हैं। तो हेलोजन पे तो जबरदस्ती नहीं चलती ना, उसने तो इसका इलेक्ट्रॉन छीनकर इसे पॉजिटिव बनाया है, बाकी सब पे तो चलेगी। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके साथ जो इसका अपना दोस्त कार्बन लगा हुआ है, अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सबके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जब ये इन सबके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इनका भी पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ चले गए, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए। अलबत्ता थीम ये होगी कि जितना पॉजिटिव इसके ऊपर था उससे कम पॉजिटिव इन पर आएगा।
जैसे जैसे हम इस हैलोजन से दूर होते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की ताकत कम होती जाएगी। अगर इस नेगेटिव की वजह से इस पॉजिटिव, इस पर 40% पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके 40% की वजह से इसके पड़ोसियों पर 30% आ जाएगा। अब इस कार्बन के पॉजिटिव की वजह से इसके हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि थोड़ा सा और कम, फर्स्ट कर ले 20% हो जाएगा। फिर इस कार्बन की वजह से इसके पड़ोसियों पर 10% आएगा। ये इफेक्ट 4 कार्बन तक रहता है। तो एक हैलोजन की वजह से उसके साथ लगे हुए 4 कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। इस इफेक्ट को कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। हमारा टॉपिक नहीं है, ये मैंने बता दिया नाम के साथ, हमारे सिलेबस में इतनी तफसील नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये कहा ड्यू टू दी हैलोजन दी अल्फा कार्बन इज पॉजिटिव। ये तो बात मानने ही वाली है, ये तो कॉमन सेंस थी, लेकिन उसके बराबर वाले एटम्स ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। तो अब कितनी अच्छी जस्टिफिकेशन बन रही है कि ये तो हैलोजन था इसलिए पोटेशियम के साथ गया, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो अगर ये बेस के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा। ये है जस्टिफिकेशन कि बिल्कुल ठीक है कि इनएक्टिव पार्ट नॉर्मली रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन यहां क्या हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस हुआ है और हमारे इनएक्टिव पार्ट में भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को खामखाई ने एसिडिक बना दिया उसने, वरना वो तो थोड़ी था एसिडिक बेचारा। तो चूंकि उसकी वजह से वो एसिडिक बना इसलिए वो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है और उसका नतीजा अब आपके सामने आ गया। तो ये हो गई एक जस्टिफिकेशन। इस तरह तमाम एलिमिनेशन रिएक्शंस में फंक्शनल ग्रुप और उसके बराबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो एसिडिक है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अल्कोहलिक, बड़ा अहम मामला। वैसे अहम मामला क्यों है? आम सी बात है, अहम मामला इसलिए कि हम समझेंगे अभी तक बात को। एसएन रिएक्शंस निकाले जब आपको लिखाए गए थे, उसमें सबसे पहला एसएन रिएक्शन है, अगर मैं आपकी आसानी की खातिर अभी डेफिनेशन तो हुई गई है, क्या लिखूं, अल्काइल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर एसएन रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। क्या ख्याल है, जनरल इक्वेशन बनती है, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वही अल्काइल हैलाइड है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, वही अल्काइल हैलाइड है, वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एलिमिनेशन हो रही है। मजे लगे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये है अहमियत सॉल्वेंट की। यहां जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो है एक्वस। अगर आप एक्वस सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर अल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ सॉल्वेंट की चॉइस रिएक्शन की नेचर को बदल देती है। तभी तो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तभी तो ये हमारी लिस्ट में आया रिएक्शन कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है। सॉल्वेंट को चेक करके अल्काइल हैलाइड फैसला करता है उसे ये वाला रिएक्शन करना है या ये वाला रिएक्शन। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में है तो दे विल गो अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। If they are in alcohol, they will undergo elimination reactions. ठीक हो गई बात। अब ये दोनों मसले हमने तय कर दिए। अब मैकेनिज्म की तरफ रुख कर लें अगर, तो जब हम ये एलिमिनेशन रिएक्शंस करते हैं टोटल 3 इवेंट हैं जो हो रहे हैं। कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं? रिमूवल ऑफ हैलोजन, चेक करें अगर तो ये तो सब्स्टिट्यूशन में भी होता था। फिर अटैक of base on beta hydrogen and formation of double bond। ये 3 बातें हो रही हैं।
इनमें से ये दोनों बातें तो हमेशा एक साथ होंगी। जैसे ही बीटा हाइड्रोजन पर बेस अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, देयर विल बी अ साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। असल मामला फिर वही है, हेलोजन का रिमूवल। अब तो हमें पता चल गया, अगर अल्काइल हैलाइड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए गए हैं तो हेलोजन पहले से आयनाइज हो जाएगा। अगर हेलोजन पहले से आयनाइज हो जाएगा तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म होगा, इसे E1 रिएक्शन कहेंगे SN1 की तरह। और अगर अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला गया या अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की तरह आयनाइजेशन कर ही नहीं सकता, तो फिर वो E2 मैकेनिज्म करेगा SN2 मैकेनिज्म की तरह। तो अब पहला मैकेनिज्म वो है जिसमें ये स्टेप अलग होगा और ये दो स्टेप एक साथ होंगे, तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म हो गया। और जो E2 मैकेनिज्म होगा उसमें ये तीनों चीजें एक साथ होंगी, तो सब चीजें एक ही स्टेप में होंगी, वो कहलाएगा E2 मैकेनिज्म। तो सिर्फ रिएक्शन की डिटेल में डिफरेंस आएगा, बाकी जो थीम है हमारे मैकेनिज्म की वो बिल्कुल SN1 SN2 का रिप्लिकेशन है। तो अब इस हिसाब से हम पहले मैकेनिज्म की अगर बात करें, दैट इज E1। It consists of two steps। अब SN1 की तरह E1 रिएक्शंस हैं जो दो स्टेप्स पर होंगे। स्टेप 1, रिमूवल ऑफ हेलोजन। अब बहुत सारी बातों के लिए हम मेंटली पहले से रिलेटेड तैयार है। यहाँ अब हम जिसको भी एग्जाम्पल में लिखेंगे इट शुड बी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि वो तो हर हाल में इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और ये भी पता लग गया कि ये आयनाइजेशन दरअसल पोलर सॉल्वेंट की वजह से होगी। तो मैंने आपके सामने एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिखा नॉर्मल तरीके से, स्लो स्टेप। उसने अपने हेलोजन को आयनाइज करके 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना दिया। स्टेप 2, अटैक of base on beta hydrogen and formation of double bond। अब एक थोड़ी सी समझदारी हमें सिचुएशन के हिसाब से करनी है। चूंकि रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन का तस्करा आ रहा है, जनरल इक्वेशन जो मैंने लिखी है उसमें मैंने सिर्फ अल्फा कार्बन शो किया हुआ, बाकी जगहों पे तो आर लगा दिया। तो किसी एक आर में मुझे एक और कार्बन शो करना होगा ताकि बता सकें कि बीटा कार्बन कौन सा है। इसलिए ये जो कार्बोनियम आयन हमने बनाया है हम इसे इस तरह बनाएंगे कि अब इसका एक कार्बन और शो करेंगे, लाइक दिस। तो अब जिस कार्बन पे हेलोजन लगा था वो तो पॉजिटिव हो गया, उसके बराबर वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो दोनों, लेकिन हम सिर्फ उसको शो कर रहे हैं जिस पर हमला होगा। कौन करेगा हमला? बेस, जो पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे भी मिल रहा है। जैसे ही ये हाइड्रोजन को अलग करेगा, ये बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में आकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस शुड बी अ फास्ट स्टेप। तो वाटर अलग हुआ, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये बन गया अल्कीन। अब अगर आप मुकाबला कराएं SN1 से तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है, सेकंड इक्वेशन
डिफरेंट हो गई। वहां सेकेंड रिएक्शन सिंपली सब्स्टिट्यूशन होती थी, न्यूक्लियोफाइल आगे मिल जाता था। यहाँ जाहिर सी बात है एलिमिनेशन के नतीजे में वाटर बन रहा है और एक डबल बॉन्ड वाला। लेकिन अब जो डिटेल हम काइनेटिक्स में लिखेंगे वो बिल्कुल डिट्टो वही होगी जो वहां भी लिख चुके हैं। एस स्लो step is rate determining step rate of even reactions can be written as तमाम इवन रिएक्शंस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन से। और जब हम इसे इक्वल के निशान में कन्वर्ट करेंगे तो ये समझ। सो इक्वेशन 1 shows that rate of this reaction only depends upon the concentration of one molecule, that is alkyl halide. Therefore, it is called unimolecular elimination reaction or simply E1 reaction. और फिर reactions of all 3-degree alkyl halides and 2-degree alkyl halides in polar solvent are E1 reactions. तो एक इक्वेशन और उसका भी खास तौर पर सेकेंड स्टेप, उससे बात चेंज हुई है। अदरवाइज हम बड़ी कामयाबी से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं जो SN1 में आई और जो फॉर्मेट वहां सीखा गया था उसके मुताबिक पहले जनरल इक्वेशन, फिर काइनेटिक्स और फिर एक एग्जाम्पल। तो अब हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोट करनी है जिसमें हम इसी जनरल इक्वेशन की तर्ज पर असल एग्जाम्पल लिखेंगे और वो हो गई dehydrohalogenation of 3-degree butyl chloride by potassium hydroxide. Step 1, removal of halogen. अब ये है 3-degree butyl chloride, सबसे पहले क्लोराइड आयनाइज हुआ और बन गया 3-degree butyl कार्बोनियम आयन। Step 2, attack of base on beta hydrogen and formation of double bond. एडिशनल बात हो जाएगी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन से बता दें कि हमें OH कहाँ से मिला।
और अब ये OH अटैक करेगा टर्शरी कार्बोनियम आयन के एक कार्बन पर, ताकि उनके बीच में डबल बॉन्ड बन सके। वाटर अलग, और ये जो चीज बनी है ये है 2-methyl प्रोटीन। और अब ये लास्ट सपोर्टिंग इक्वेशन जिसमें साइड प्रोडक्ट KCl बन रहा है। और जैसे वहां कहा था कि अगर आप चाहें तो ये इक्वेशंस ओमिट भी कर सकते हैं जिसमें साइड प्रोडक्ट बन रहा है और जिसमें हमने बताया है कि KOH से OH कैसे बनता है, लेकिन अच्छी बात होगी हम ये पूरी बात देखें। तो ये हो गई सब तफसील E1 की। इत्मीनान से लिखकर असल फैसला याद करते वक्त ये रखना है कि अगर एक बच्चे को SN1 रिएक्शन अच्छी तरह आ गया, याद किया हुआ है, तो अब उसे कितनी आसानी हो रही है इसलिए कि उसे बेसिकली सिर्फ इक्वेशन के सेकंड स्टेप को फोकस करना है, बाकी सारी बातें उसी डिटेल के साथ उसी तरह है जैसे SN1। अब इसके बाद E2 पर बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट।